डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोना लूटने के दौरान स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, नहीं हो सकी है किसी की गिरफ्तारी। सिविल सर्जन के द्वारा दोबारा बहाल किए गए स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हुई रद्द। बिहार सरकार ने पत्र जारी कर मांगा स्पष्टीकरण। और लगातार हो रही बारिश से शहर हुआ जलमग्न। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बेखौफ अपराधियों ने शनिवार की देर रात आभूषण कारोबारी से सोना लूटने के दौरान गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना सदर थाना इलाके के अतरदह की है। मृतक कारोबारी की पहचान सातपुरा धानकार टोला निवासी 36 वर्षीय रवि कुमार सोनी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रवि अपना दुकान बंद कर सोने से भरा एक बैग में 7 लाख रुपए कीमत का आभूषण लेकर अपने घर लौट रहा था। ये गहना एक शादी वाले घर में देना था। इसी बीच अपाची बाइक सवार अपराधियों ने रवि को सीने और सिर में गोली मार दी। आनन फानन में रवि को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद रविवार की दोपहर धानकार टोला स्थित आवास पर मृतक का पार्थिव शरीर पहुंचा, जहां पूरा मोहल्ला गमगीन हो गया। रवि का 2 छोटा बेटा और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता राजकिशोर गुप्ता ने छोटे बेटे के रिश्तेदार शेरपुर निवासी श्याम प्रसाद और अविनाश पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस हत्याकांड में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस की कई विंग काम कर रही है। कल रात्रि का है, किसी को सामान देना था बेटा को जो है ना, और उसके बाद मार्केट से लेट से आने के बाद में जो है दुकान चला गया कि उसमें वजन करके फर्श बैग में सरिया कर और जो है ना लेट हो गया दुकान पर से चलने के बाद जो है रास्ते में उसको गोली मार दिया गया। कितना गोली मारा? 3 गोली मारा है जो है ना। क्या क्या लूटा? लमसम 7 लाख रुपया का जेवर लेके गया है, लूट के ले गया। दुकान का चाबी, पैसा, गर्दन में का चैन, ये सब है। सिर्फ जो है ना बैग लेके भागा जो है ना। उसमें कैश वगैरह भी था? ये नहीं जानकारी है हमको। कभी हम पूछते नहीं थे। इतना लेट से क्यों आए थे दुकान? वो किसी के बच्ची का शादी था जो है ना, वो दुकान खुला नहीं था, जाकर खोल कर जो है ना उसमें कुछ जेवर जो है ना देना था वो निकाल के ला रहा था। किस पर शक है? आप बता रहे थे कोई रिश्तेदार वगैरह? हमारे समधी जो है ना शेरपुर में रहते हैं, उनके लड़के पर शक है। वो भी बराबर धमकी दिया करते थे हमारे बेटे। कौन है? इनके ससुर? नहीं है, हमारे छोटे बेटे का ससुर। क्या नाम है उनका? श्याम प्रसाद। क्यों धमकी देता? 1 साल 1.25 साल से हमारी छोटी बहू जो है ना वो मैके में है जो है ना, और जो है ना उन लोग का कहना है कि जो है ना यहाँ से भाई के साथ नहीं रहने देंगे, अलग जो है ना किराए मकान में जाएं, ताकि हमको आने जाने में दिक्कत होता है। नहीं तो मेरे साथ में आकर रहें, नहीं तो जो है ना हम मेरे दोनों बेटा में जो है ना आपसी बहुत प्रेम था जो है ना, जो देखना नहीं चाहते थे।
फ़ोन पर कभी धमकी नहीं देता था, डायरेक्ट देता था जो है समधी ना। का बेटा है वो? जी, अविनाश नाम है। क्या धमकी मिलता था पहले? धमकी देता था कि हम जो है ना सोनू को जो है ना छोड़ेंगे नहीं जो है ना, नहीं तो हमारे जो है ना अलग करें हमको, हमारे जो है ना बहन को अलग जो है ना मतलब कि जो है ना किराए में रहेगी, वहाँ मेरा जो है ना बहनोई रहेगा। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक, क्या आश्वासन मिला? ये जानकारी अभी तक हमको नहीं है। पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, रात ही में नहीं आई थी, वो था नगर डीएसपी सदर थाना और ब्रह्मपुरा थाना रात में जो है ना आए थे, भाई से स्टेटमेंट लिए। मृतक के भाई द्वारा बताया गया है कि ये दुकान पे लगभग बंद करके लगभग 10 बजे रात्रि में लौट रहे थे कि मंझौरी धामदास से अतरगढ़ जाने वाली सड़क में LIC ऑफिस के कुछ दूर पहले कुछ दूरी पे अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारा गया। कोरोना काल के लिए ही सही निविदा के आधार पर जिन स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की गई थी वह एक बार फिर से बेरोजगार हो गए हैं। सिविल सर्जन और जिलाधिकारी के बीच जारी आंख मिचौली के खेल में उनकी नियुक्ति हाशिए पर चली गई है। विदित हो कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की कमी महसूस किए जाने पर सरकार के निर्देश के आलोक में सिविल सर्जन के स्तर पर ANM समेत विभिन्न विभागों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की गई थी। बहाली में पैसे के लेन देन का मामला वायरल होने पर जिलाधिकारी द्वारा जांच कमेटी गठित की गई थी। DDC की अगुवाई में जांच रिपोर्ट में बहाली में अनियमितता उजागर होने के बाद देर से ही सही सिविल सर्जन ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इस बात पर नियुक्ति पत्र पाने वाले कर्मियों ने शुक्रवार को सदर अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा और जमकर हंगामा किया। नारेबाजी की गई, पदाधिकारियों से हाथापाई भी हुई, पुलिस बल पर हमला किया गया। जवाब में पुलिस ने लाठियां भी भाजी, लेकिन सफलता उन स्वास्थ्य कर्मियों को हाथ लगी जो निविदा के आधार पर कथित पैसे के लेन देन से नौकरी पाने में सफल हुए थे। CS ने नियुक्तियों को स्वीकृत किए जाने का ऐलान कर दिया। हालांकि उनकी खुशियां अगले 24 घंटे के अंदर काफूर हो गई। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी आनंद प्रकाश के पत्र के हवाले से नियुक्तियों को रद्द करने के बाद पुनः मान्य घोषित किए जाने के मामले की जांच कर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही यह भी पूछा है कि बहाली में अनियमितता उजागर होने पर जांच क्यों नहीं की गई। देखिए, बहाली का पुनः आदेश जो निकाला गया था सरकार द्वारा, उस आदेश को रद्द किया गया है। साथ ही उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है जिसका इनको 48 घंटे के अंदर जवाब देना है। क्या सर मामला है जो कि मतलब बार बार बहाल किया गया, फिर रद्द किया गया, फिर बहाल किया गया? कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मानव बल की सेवा लिए जाने का निर्देश था, उसी के आलोक में बहाली की गई थी जिसे बाद में रद्द किया गया और पुनः उसको बहाल किया गया, जिस पर सरकार ने जो लास्ट जो ऑर्डर था स्वास्थ्य विभाग मुजफ्फरपुर का, उसको रद्द करते हुए सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर से सरकार द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर SK चौधरी द्वारा जदयू MLC दिनेश सिंह पर लगाए गए आरोपों को लेकर रविवार को MLC दिनेश सिंह ने कहा कि मोटी रकम लेकर सिविल सर्जन SK चौधरी के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की गई। ऐसी सूचना मिलने पर उन्होंने जिला परिषद की बैठक में जिलाधिकारी से जांच की मांग की, जिसे लेकर खुन्नस में सिविल सर्जन SK चौधरी ने इस पूरे प्रकरण में उनका नाम लिया। उन्होंने मांग की है कि सिविल सर्जन उन नामों को सार्वजनिक करे जो उनके द्वारा बताया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने या उनकी पत्नी सांसद वीणा देवी ने पैरवी की थी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में भारी वित्तीय घोटाला के साथ साथ अनियमितता बरती गई है, जो कि जांच में सामने भी आ गया है। तो कोई पद का बहाली नहीं करवाया है। हम लोग बहाली करवाते तो जांच क्यों कराते? तो क्या बहाली करने वाले हैं ना, उसमें मेंबर है ना, कमेटी में है ना, टीम है, हमसे संबंधित कोई आदमी अप्लाई किए हुए। तो उनका कहना है कि 5 पदों के लिए आपका आवेदन आया था, 2 पदों के लिए मैडम का आवेदन। मेरा कोई आवेदन है दिखावे। और उसके बाद कुछ और पदों के लिए आवेदन के लिए जब बात हुई और उन्होंने मना कर दिया, तो ये पूरा मामला। मेरा कोई आवेदन नहीं, मैंने कोई पद के नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हमको आम जनता का शिकायत मिली कि मोटी रकम लेके बड़े पैमाने पर बहाली की जा रही है
ही का इंफ्यूज किया जा रहा है और लोगों ने शिकायत किया कि हम लोगों का नहीं कर रहा है। तो हमने उससे रिपोर्ट मांगा था जिला परिषद की बैठक में कि कितने पद की बहाली की गई, किस मार्गदर्शन के अंतर्गत बहाली की जा रही है, उसका क्या रूल है, किस आधार पर करना है और आपने कितने आदमी का किया, सरकार से कितने आदमी को करने का इजाज़त था और किन किन को आपने किया है, किस पद्धति से किया है, सारा डिटेल रिपोर्ट आप 2 दिनों के अंदर में उपलब्ध करें। बस यही बात है और क्या बात है। हम शिकायत मिला, जिला परिषद दिन है, हम लोग बैठक में मांग किए, अध्यक्ष जिला परिषद ने इसका उनको निर्देश दिया था कि सारा रिपोर्ट सबमिट किए। उसके पहले जिला में प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी जी आए थे, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें भी सारे लोग बात उठाए थे कि सज्जन फोन नहीं उठाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और इनके द्वारा भारी अनियमितता बरती जा रही है। तो उन्होंने भी डीएम को कहा था इसको जांच कराइए, डीएम ने जांच कराया। जांच का जो रिपोर्ट आया उनके पूरा निगेटिव आया, वो रिपोर्ट सरकार में गई, जैसा कि अखबार के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। उन्होंने प्रेशर पर, अब किसके प्रेशर पर, या लोग मांग किया होगा कि हमारा माल जो है सो आप लौटाइए, तो उन्होंने पुनः बहाल कर दिया। डीएम के रिपोर्ट पर सरकार ने जो है सो सारा बहाली को रद्द कर दिया। अब पारदर्शी रूप से लोग एप्लीकेंट आवेंगे, पारदर्शी रूप से बहाली हो। जिले में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में बहाली की गई थी, जिसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसके बाद डीएम ने पूरे मामले की जांच करवाई और जांच दल के अधिकारियों ने डीएम को जांच रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन डीएम द्वारा कोई आदेश जारी करने से पहले ही सिविल सर्जन ने बहाली को रद्द कर दिया, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ। बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। वहीं आनंद फानंद में सिविल सर्जन ने आदेश को वापस लेते हुए सभी कर्मियों को 26 जुलाई तक काम पर वापस ले लिया। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन के आदेश को रद्द कर दिया और बहाल हुए सभी कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। साथ ही सिविल सर्जन से 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा है, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की नकारा नीतीश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं राजद के कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने कहा कि जो सरकार युवाओं के साथ भद्दा मजाक करे वह रहने लायक नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि युवाओं को रोजगार मिले। कुछ युवाओं ने कर्जा लेकर लैपटॉप खरीदा और काम भी शुरू हो गया। लेकिन अगर कहीं भी भ्रष्टाचार की बात है तो जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह अधिकारी हो या कर्मी हो, न कि इतने बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार से वंचित कर देना यह अपराध की श्रेणी में आता है। कि जो काम काज चल रहा है उस काम काज पर हंसना भी अब ठीक नहीं रह गया है। किस तरह का मानव बल, हम लोगों की जानकारी हुई कि सरकार कोरोना महामारी जैसे आफत है और टीकाकरण जैसा प्रमुख समस्या भी देश में है, टीकाकरणों की संख्या नहीं बन रहा है लोगों को, इसलिए मानव बल की आवश्यकता है। मानव बल की लोगों ने जो है सो भर्ती करने का काम किया है। 780 मानव बल मुजफ्फरपुर जिला में बहाल हुए। अगर भ्रष्टाचार हुई तो उसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग दोषी है, कौन गड़बड़ बहाल हो गए हैं, कौन किससे पैसा ले लिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। आ नहीं कि सरकार मानव बल लगा दी, उसका रिजल्ट भी आ रहा था। बेरोजगारों को मात्र 3 महीना का वेतन दैनिक भोगी के हिसाब से रोजगार दिया गया था, चाहे एएनएम हो, चाहे एएनएम हो, चाहे डाटा ऑपरेटर हो। डाटा ऑपरेटरों नौजवानों को सरकार के द्वारा चिट्ठी में निर्देशित था कि लैपटॉप लेकर के आना है। लैपटॉप और प्रिंटर्स लेकर के कुछ लोग खरीद भी लिए कि भविष्य में भी काम आएगा, और कुछ लोग किसी से लेकर के बेरोजगार नौजवान, चूंकि अभी बाढ़ का समय है, कोरोना महामारी जैसे में लॉकडाउन हुआ, लोगों को आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई हुई है, इसलिए रोजगार युवा भटक रहा है। इस राज्य का करोड़ों युवा रोजगार के लिए भटक रहा है।
और जब उसके सामने थाली परोस दिया गया, उसको रोजगार दे दिया गया, तो सरकार की कौन नीति है जो 17 जून को सरकार जो है सो बहाल करती है, क्या कहते हैं, उसको बर्खास्त करती है, 18 को पुनः बहाल का आदेश देती है और 19 को पुनः बर्खास्त करती है। कैसा व्यवस्था चल रहा है, आम जनों को समझने की जरूरत है। सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, सरकार का कहीं कुछ नहीं रह गया है, गठजोड़ चल रहा है लोगों का, बड़े बड़े नेताओं का, माफियाओं का गठजोड़ चल रहा है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही रविवार की सुबह से शाम तक रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही, लेकिन शाम ढलने के साथ ही करीब 20 मिनट तक जमकर बारिश हुई। इसके कारण शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया। मोती झील मिठनपुरा इलाके में सड़क पर चलने में लोग गिरते रहे। शहर में कई जगह नाला निर्माण के कारण सड़क बंद रहने से लोग परेशान दिखे। शहर के ब्रह्मपुरा, बीबीगंज, रामबाग चौड़ी इलाके के कई मोहल्लों में जल जमाव से स्थिति नारकीय हो गई है। इससे लोग परेशान हो गए। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 24 घंटे तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसके कारण अधिकतर क्षेत्रों में बारिश होगी। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा भी चलेगी। दिन में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सबसे खराब हालत शहर के निचली इलाकों की हो गई है। वहां लोग बारिश का पानी जमा होने से घरों में कैद हो गए। शहर का मुख्य बाजार मोती झील नाम के अनुसार झील बन गया। हाल ही में मनी जवाहरलाल रोड भी पानी में डूब गई। बनास बैंक चौक, केदारनाथ रोड, स्टेशन रोड, गरीब स्थान रोड, अस्पताल रोड, संजय सिनेमा रोड, बीबीगंज रोड, कालीबाड़ी रोड, आमगोला रोड, बटलर रोड समेत शहर की अधिकतर सड़कें जल जमाव की शिकार हो गई हैं। जल जमाव से बहुत सारी परेशानी हो रही है। ये जो है यहाँ नीम चौक से लेके बेला रोड तक पूरा जलमग्न हो चुका है। हम लोग बाहर निकलने पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। सारा बाइक वाले गिर रहे हैं, सारे लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं। नगर निगम दावा किया था कि इस बार जल जमाव से नगर निगम की सारी दावा जो है खोखला साबित हो रहा है। नगर निगम सिर्फ मीटिंग तक ही सीमित है। नगर निगम जनता के लिए नहीं है। कल्याणी भी पानी से भरा हुआ है। कल्याणी बेला को मेन इंडस्ट्रियल एरिया है। अब बेला हमेशा मतलब 8 महीना जलमग्न रहता है। न इस पर एमएलए का ध्यान है, न इस पर नगर प्रशासन का ध्यान है। कितनी परेशानी का सामना करना? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। हम लोग को खाना पीना सारा सामान, रोजमर्रा का सामान लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। मानसून की बारिश से बेला औद्योगिक क्षेत्र जलमग्न हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र स्थित 2 दर्जन फैक्ट्रियों में पानी घुस गया। बारिश के कारण औद्योगिक क्षेत्र के अधिक रास्तों में जल जमाव हो गया है। जिला उद्योग केंद्र टापू में तब्दील हो गया है। केंद्र के चारों ओर पानी जमा होने से कई लोग बिना काम कराए वापस लौट रहे हैं। उद्यमियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के दोनों फेज में जल जमाव से स्थिति बिगड़ती जा रही है। फेज 1 की आधा दर्जन सड़कों पर 3 फीट तक पानी जमा हो चुका है। इस कारण आवागमन ठप हो गया है। क्षतिग्रस्त कलवर्ट के कारण कार समेत कई गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। उद्यमियों ने बताया कि जल निकासी के लिए ठोस कार्य योजना नहीं होने से स्थिति दयनीय होती जा रही है। फैक्ट्रियों में पानी घुसने के बाद आनन फानन में कर्मियों ने कच्चे माल और मशीनों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उद्यमियों ने बताया कि इस पूरे महीने वर्षा जारी रहने का अनुमान है। शुरुआती दिनों में ही औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव हो गया और अधिक वर्षा होने पर उत्पादन ठप हो सकता है। पिछली बार से तो पानी का कम है जल जमाव, लेकिन आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। रोड पर जो पानी है उस कारण से अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी दिक्कत आने जाने में भी रोड पर पूरा पानी लगा हुआ है। हम लोग नहीं जा पाते अपने सामान को देखने अपने गोदाम में, यही सब परेशानी है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। सैटरडे के दिन आए थे तो कुछ नहीं था, आज आ रहे हैं तो पूरा देख रहे हैं पूरा फैक्ट्री में पानी घुसा हुआ है। आने जाने में कितने बहुत ज़्यादा परेशानी है पूरा। अब लग रहा है कि 2-4 दिन में आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। नेपाल और जिले में हो रही लगातार बारिश के बाद बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी के तेज प्रवाह से मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर घुसौत में पिछले साल की तरह इस बार भी नदी का कटाव तेज हो गया है। महज 4 दिन में ही नदी की तेज धार में गांव के 2 घर समाहित हो चुके हैं। वहीं नदी के कछाड़ पर मौजूद कई घर अब कटाव की जद में हैं, जो कभी भी उफनती नदी में गिर सकते हैं। ऐसे में कटाव की जद में अपने आशियाने के आने की वजह से इस गांव के ग्रामीण सहमे हुए हैं।
पिछले साल भी मीनापुर प्रखंड के रघई और घुसौत में सबसे अधिक बूढ़ी गंडक नदी से कटाव हुआ था, जिसके बाद रघई में तो रेत और मिट्टी के बोरे को बोल्डर से पाट कर नदी के कटाव को रोकने की पहल जल संसाधन विभाग की तरफ से की गई थी। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से घुसौत में कोई भी कटाव निरोधी काम नहीं किया गया है। इस वजह से इस गांव पर भी कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। अपनी इस पीड़ा से यहाँ के लोग अपने जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को भी कई बार अवगत करा चुके हैं। अभी भी इस गांव को बूढ़ी गंडक नदी के कटाव से बचाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। लगातार मानसूनी बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बहुत दिन से पानी बढ़ रहा है, आज के नहीं बात है कि कुछ दिन पहले से पानी बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है घोषित वाला। ना मीडिया वाला आता है तो देख के चल जाता है, कुछ भी नहीं करता है। घर में कान्ही में घर है, गिरता है, लड़का भी डूब जाता है। उस भी दिन लड़का डूब गया तो दूगो निकाला आदमी, सब चीज़ तो हो ही रहा है। आदमी लोग आता है देख के चल जाता है, कोई काम नहीं होता है। डर भी लगता है, तो डर भी लगेगा नहीं, कान्ही में घर है तो डर तो लगेगा ना। कितना दिनों से पानी बढ़ गया है? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत दिन से बढ़ रहा है। कितना घर अभी मतलब गिर गया है? ये घर तो पूरा गिरिए रहा है, 4-5। हाँ यहीं पे घर है? हाँ, हमारे यहीं पर घर है। नाम बताइए है अभी आपके गाँव? स्थिति तो वही है, कटाव जारी हो गया है। हाँ, पानी उनी बढ़ रहा है, घर उर सब जा रहा है। कहाँ जाएगा आदमी? हाँ, जाने का मकसद कि ज़मीन उमीन हम लोग के पास नहीं है। घर भी टूट गया, अभी तोड़ता है, पन्नी को टांगे हुए है, किसी तरह गुजर कर रहे हैं हम लोग। कल भी घर गिरा था? कल भी गिरा है, वहाँ पर हटाया, उधर भी हटा है, सब घर गिर रहा है ना। देख रहे हैं पूरा घर लाइन से तो सब जा ही रहा है। और जिसके पास ज़मीन है वो चला गया, हम लोग के पास ज़मीन नहीं है, कहाँ जाएगा? कोई अधिकारी आते हैं? कोई अधिकारी अभी तक तो नहीं आया है। पिछले साल आए हुए थे तो बहुत आदमी आए, बहुत कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो आते जाते रहते हैं सब, लेकिन कुछ होता नहीं है। ये घोसौत गाँव में 13 नंबर वार्ड हुआ है ना, मेरा नाम अनवर हुआ, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। नेता लोग आते हैं? नेता लोग पिछले साल आए हुए थे, वही बोले से हाँ हो जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। जब तक कटाव के शांत नहीं करेंगे, जब तक गांव बचेगा नहीं। जो भी गांव बचा हुआ है उसको बचाना है और बचा के रखना है। अब इसी तरह करते करते जब हम लोग छोटा थे, नदी कहाँ था और कहाँ से कहाँ नदी आ गया। अभी भी नहीं कंट्रोल करेंगे तो हम कहते कहाँ से कहाँ नदी चला जाएगी। डर लगता है? डर लगता नहीं है, बच्चा लोग हम लोग लेके चलते हैं, रात में किसी तरह गुजर काट रहे हैं तो डर नहीं लगेगा। क्या कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि यहाँ से बार बार आवेदन हर जगह पे जाता है, जल संसाधन मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, लेकिन यहाँ पे किसी को नज़र ही नहीं पड़ रहा है कि घोसौत गाँव में हर साल 20 घर 25 घर कट जाता है। यही परेशानी है। और यहाँ के लोगों का कमा खाते हैं, कमा के बहुत मजबूरी है, न किसी का ज़मीन जथा है, न कोई रहने का ठिकाना है। 200-300 का मजदूरी करते हैं, वहीं में अपना गुजर बसर करते हैं। अभी कितना घर कटा? पिछले बार भी कटा था लगभग 30-35 घर, इस बार भी लोग कान्ही पर लटके हुए हैं। इस बाढ़ में लगभग 10-20 घर कट ही जाएगा। कोरोना के तीसरे चरण को लेकर बेला स्थित एसपीजी ऑक्सीजन प्लांट ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को दूर करने के लिए मुजफ्फरपुर स्थित प्लांट में आवश्यक तैयारी कर ली गई है। बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एसबीजी ऑक्सीजन गैस प्लांट कंपनी के मैनेजर मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि किसी भी हाल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। अगर तीसरी लहर आई तो जरूरत के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने इसको लेकर उत्पादन बढ़ा दिया है। पहले 850 सिलेंडर ऑक्सीजन अस्पताल को भेजा जाता था, लेकिन अब कोरोना मामले में कमी आने के बाद लगभग 500 ऑक्सीजन सिलेंडर हर रोज भेजा जा रहा है और अधिक मांग आने पर आपूर्ति बढ़ा दी जाएगी। अब तो क्या कहते हैं, डिमांड भी कम हो गया है, लोगों की ज़रूरत कम हो गई है। इसके हिसाब से प्रोडक्शन जो पहले था उसके हिसाब से भाई डिमांड ही कम है तो उतना ही माल निकल पाता है। तो अभी कितना हो रहा है? अभी 750 के आसपास में 24 घंटे का निकल जाता है। कोरोना का जो पीक आवर था तब कितना चला था? पीक आवर में अपने पास एक दूसरा विकल्प लिक्विड टैंक था, जिसकी वजह से उसका अलग आज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर वो दोनों चलाया जाए तो 1250-1300 सिलेंडर निकल जाएगा। थर्ड फेज को लेकर क्या कुछ तैयारी? तैयारी तो अपने तरफ से अच्छी है कि भाई इसको मेंटेन करके रखा जाए। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत अधिक महत्व है।
इस दिन विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा का पावन पर्व रविवार को मनाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। इस बार कोरोना महामारी से निजात दिलाने को लेकर आश्रम घाट पर बाबा गरीबनाथ के पुजारी पंडित अभिषेक पाठक के द्वारा मां गंगा की महाआरती की गई। महाआरती में पंडित राघव ठाकुर, पंडित नवीन ठाकुर, पंडित मनोज मिश्रा, आकाश चौधरी, आकाश सिंह राजपूत सहित काफी श्रद्धालु शामिल हुए। हर साल की तरह इस साल भी गंगा दशहरा का ये जो पावन दिन है, जिस दिन स्नान ध्यान करने से बहुत से पापों का नष्ट होता है और आरती पूजन भी करने से बहुत से औषधि उसमें से मिली रहती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। इस कोरोना महामारी को देखते हुए और माँ गंगा से ये कृपा है, मतलब कि इनसे अनुरोध है कि इस बार जो बाहर के जो पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर भी अपना ध्यान दे, ताकि गरीब गुरबी लोग मारे जाएंगे। और आज का आयोजन विशेष गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में हुआ है, जो कि हम लोग पिछले कई सालों से यहाँ करते आए हैं, जिसमें हमारे स्थानीय लोग, हमारे डॉक्टर कृष्णा जी हैं, हमारे गरीबनाथ मंदिर के पुजारी हमारे मनोज मिश्रा जी हैं, नवीन ठाकुर जी हैं, राघव ठाकुर जी हैं, ये लोग सभी लोग हैं और हम लोग मिलकर ये हर साल करते हैं गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा पूजा अर्चना करने से क्या कुछ लाभ होता है भक्तों को? गंगा दशहरा के दिन पूजा अर्चना करने से, गंगा में डुबकी लगाने से या गंगा स्वरूप गंडक हो, नदी हो, किसी भी चीज में डुबकी लगाने से पाप, बहुत से ऐसे पाप, सब पाप तो नहीं लेकिन बहुत से ऐसे पाप का नष्ट होता है। और दान देने से, आज के दिन गंगा दशहरा के दिन दान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आज के दिन दान देने से बहुत से पापों का नष्ट होता है। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, समाज सेवी, किसान नेता दामोदर प्रसाद सिंह की 17वीं पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि ऐसे महान देशभक्त का जीवन संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणादायक है, जिन्होंने तन मन धन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता, यही मुजफ्फरपुर शहर से सटे सरैया के मणिकपुर में इनका जन्म हुआ। जन्मभूमि और कर्मभूमि इनका मणिकपुर है। मणिकपुर के कई वर्षों तक ये मुखिया रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में मुजफ्फरपुर से इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। अपना तन मन जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया था। ऐसे महान विभूति की आज 17वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन स्वर्गीय दामोदर प्रसाद सिंह जी का निधन हुआ। आज नागरिक मोर्चा उनके निधन, उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर उन्हें सत नमन कर रही है और बिहार सरकार से मांग करती है कि दामोदर प्रसाद सिंह जैसे महान विभूति की पुण्यतिथि और जयंती राजकीय समारोह के रूप में आयोजित की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डेन न्यूज की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।